नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रोशन सा स्टडी पॉइंट पे। और आज की इस वीडियो में हम समझने वाले हैं दो ध्रुवीयता का अंत, जो कि पॉलिटिकल साइंस का सेकंड चैप्टर है आपका। ठीक है। आज की इस वीडियो में जो टॉपिक रहेगा वो है मध्य पूर्व संकट, जिसमें हम अफगानिस्तान संकट को बहुत ही ज़्यादा डीपली समझने वाले हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम मध्य पूर्व जो है वो इलाके कौन से हैं उसको हमें समझना है कि यार मध्य पूर्व के इलाके हम किसे कहते हैं। ठीक है। तो उसके लिए आपको मैप में चलना होगा, मैप के द्वारा आपको उन क्षेत्रों को समझना होगा जो कि मध्य पूर्व के इलाकों में, मध्य पूर्व के क्षेत्र में आते हैं। तो यहाँ पे आपको समझना है कि ऐसे कौन से इलाके हैं जिसको हम मध्य पूर्व इलाके कहते हैं। तो यहाँ पे ना आपको ब्रिटेन के संदर्भ में देखना होगा, यूनाइटेड किंगडम आपको दिख रहा है। तो क्योंकि ये शब्द जो है वो 18वीं-19वीं सदी में ब्रिटेन के लोगों ने इसका इस्तेमाल किया था मध्य पूर्व इलाकों के लिए। तो यहाँ पे क्या है कि एशिया का अगर आप पश्चिमी भाग देखिए, मध्य एशिया और एशिया का जो पश्चिमी भाग है उसके कुछ इलाके को अगर आप देखें, जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा अजरबैजान, ठीक है, तुर्कमेनिस्तान आप देख पा रहे होंगे, आप अफ़गानिस्तान को भी अब इसमें हम शामिल करते हैं, इराक़ आप देख पा रहे होंगे, कुवैत आप देख पा रहे होंगे, कतर, है ना। ये सारे ऐसे इलाके हैं, आप इजराइल को देख पा रहे होंगे। ठीक है। तो ये सारे ऐसे इलाके हैं जिनके लिए एक तरीके से मध्य पूर्व शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। वैसे तो अगर आप अफ़गानिस्तान की बात करें तो भाई अफ़गानिस्तान तो वैसे दक्षिण एशिया का ही पार्ट है, दक्षिण एशिया का पार्ट माना जाता है, बट हम इसको मध्य पूर्व संकट में अफ़गानिस्तान वाले टॉपिक को भी समझने वाले हैं। ठीक है। तो जैसे कि अगर आप अफ़गानिस्तान को देखेंगे ना, तो जैसे कि आपको पता है कि भाई जब 1947 में भारत और पाकिस्तान का विभाजन नहीं हुआ था, तो भारत की जो सीमा थी कुछ इस टाइप की थी, यहाँ तक जाती थी, है ना। इसको हम डूरंड रेखा बोलते हैं। कौन सी रेखा बोलते हैं? डूरंड। ठीक है। ये रेखा एक तरीके से इंडिया को पहले क्या करती थी, अफ़गानिस्तान के जोड़ती थी, लेकिन अब पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच में जो रेखा है ना उसको हम डूरंड रेखा बोलते हैं। ठीक है। अगर अफ़गानिस्तान की अगर आप भौगोलिक स्थिति को देखेंगे ना, तो अफ़गानिस्तान का कोई भी ऐसा इलाका नहीं जो कि समुंदर से मिलता हो, समुंदर से जुड़ा हुआ हो, मतलब पूरी तरीके से समुंदर से हटा हुआ इलाका है। ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे हिंदकुश पर्वतमाला है, जो कि मतलब बहुत सारे इलाके हिंदकुश पर्वतमाला से घिरा हुआ है। ठीक है, अफ़गानिस्तान का। और इसके अलावा अगर अफ़गानिस्तान की हम जनजातियों की बात करें, लोग जो वहाँ पे रहते हैं उसकी बात करें, तो अगले पेज पे हम इसको समझते हैं कि वहाँ पे कितने % लोग जो है वो किस समुदाय से है। ठीक है दोस्तों, अगर हम अफ़गानिस्तान की जनसंख्या वितरण की बात करें तो यहाँ पे सबसे अधिक जो लोग रहते हैं ना वो पश्तून लोग रहते हैं। पश्तून या इनको हम अफ़गानी लोग भी कहते हैं, अफ़गान। ठीक है। अब अफ़गानिस्तान का जो नाम है वो इन्हीं के नाम पर रखा गया है, जैसे अफ़गानिस्तान, अफ़गान मतलब वहाँ के लोग और स्थान मतलब जगह, जो कि अफ़गानों का स्थल है, उसी को हम क्या बोलते हैं, अफ़गानिस्तान बोलते हैं। तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे पश्तून या अफ़गान लोग रहते हैं। इसके अलावा ताजिक की अगर हम बात करें तो 27% यहाँ पे ताजिक है। अफ़गान की बात करें 42% है। ठीक है। उसके बाद हम उज़्बेक की बात करें तो जो उज़्बेक है वो 9% है, और हज़ारा समुदाय के जो लोग हैं वो लगभग 8% है। तो ये वहाँ की जनसंख्या वितरण है अफ़गानिस्तान की। अब देखिए आपको क्या करना होगा, कहानी को बिल्कुल शुरू से ही समझना होगा कि ये अफ़गानिस्तान संकट है क्या, अफ़गानिस्तान में कौन सी संकट चल रही है उसको आपको समझना है। तो सबसे पहले हम ब्रिटेन वर्सेस रसिया की बात कर लेते हैं। देखिए अफ़गानिस्तान का एक विशेष महत्व है, उसके भौगोलिक दशा के कारण उसका विशेष महत्व है। क्योंकि अगर आप अफ़गानिस्तान को देखेंगे तो भारत से या फिर चाइना से अगर हमें एक तरीके से पश्चिमी एशिया की तरफ जाना होगा ना, तो हमें अफ़गानिस्तान के माध्यम से जाना होगा, यार उस तरफ से आएंगे जैसे रसिया वगैरह, या फिर हम दूसरी तरफ से जो मतलब यूरोप साइड से अगर हम आएंगे तो अफ़गानिस्तान होके ही हम क्या कर सकते हैं, भारत जैसे देशों में आ सकते हैं। ठीक है। तो एक कहने का मतलब है कि भौगोलिक दशा में क्या है, अफ़गानिस्तान का विशेष महत्व है। ब्रिटेन भी इसका महत्व को समझता था। और 19वीं सदी में क्या था, 19वीं सदी आप समझते होंगे, यानी कि 1801 से लेके 1900 तक का जो समय काल है उसको 19वीं सदी हम बोलते हैं। ठीक है। तो 19वीं सदी का जो ये समय काल था, उस समय ब्रिटेन और रसिया के बीच में क्या था कि अफ़गानिस्तान को लेकर काफ़ी ज़्यादा विवाद होता रहता था। लेकिन आपको पता है कि दूसरे विश्व युद्ध आते आते तक, यानी कि 1945 आते आते तक क्या हुआ, जो ये ब्रिटेन है वो बिल्कुल शक्तिहीन हो गया, ब्रिटेन का पावर ख़त्म हो गया, है ना, और रसिया बच गया। लेकिन इसी समय क्या हुआ, यूएसए का भी उभार हुआ। 1945 के बाद ही कहीं ना कहीं यूएसए भी रेस में आ गया, महाशक्ति बनने की ओर में आ गया। तो अब क्या था कि अफ़गानिस्तान में यूएसए की भी दिलचस्पी बढ़ने लगी, यानी कि अमेरिका की दिलचस्पी भी बढ़ने लगी, और इस कारण अब अफ़गानिस्तान संकट में ब्रिटेन का खात्मा हो गया, अफ़गानिस्तान संकट में उसका रोल ख़त्म हो गया। तो उसकी जगह पे कौन आ गया, यूएसए और रसिया, यानी कि यूएसआर, सोवियत संघ और अमेरिका के बीच में फिर अफ़गानिस्तान को लेकर संकट चला। 20वीं सदी की बात कर रहा हूँ, 20वीं सदी में। ठीक है।
दोस्तों अब हम अफगानिस्तान की आंतरिक स्थिति को समझ लेते हैं, उसके बाद हम समझेंगे कि किस तरीके से यहाँ पे बाहरी शक्तियों का हस्तक्षेप हुआ था। 1960 के दशक की हम बात करें तो 1960 के दशक में वहाँ पे एक राजा का शासन था जिसका नाम था जाहिद शाह। जाहिद शाह ने वहाँ पे बहुत सारे सुधार किए अपने शासनकाल में, जैसे कि भाई महिलाओं की शिक्षा को बढ़ावा दिया, है ना। इसके अलावा चुनाव प्रक्रिया को भी इन्होंने अपना लिया था और जनता को बहुत सारे राजनीतिक अधिकार भी दे दिए थे। लेकिन कुछ साल बाद ही क्या होता है, लगभग 1973 में उन्हीं के परिवार का एक सदस्य है जिसका नाम था दाऊद खान। दाऊद खान ने क्या किया, उनका तख्ता पलट कर दिया और सत्ता को हथिया लिया, ठीक है। लेकिन ये भी ज़्यादा दिनों तक शासन नहीं कर पाए और 1978 में वहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना, मतलब कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार आ गई। अब कम्युनिस्ट पार्टी के बारे में आपको मैं बता दूं कि भाई कम्युनिस्ट पार्टी जो है ना, उसका कोई धर्म नहीं होता है, धर्म के आधार पर वो शासन व्यवस्था को नहीं चलाते। लेकिन आपको पता है कि अफगानिस्तान जो है वो इस्लामी देश है, वहाँ के ज़्यादातर लोग इस्लाम धर्म को मानते हैं, ठीक है। और कम्युनिस्ट पार्टी ने क्या किया, वहाँ पे बहुत सारे सुधार भी किए, जैसे ज़मीन से जुड़े हुए बहुत सारे सुधार किए। और कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार को वहाँ की आम जनता ने बिल्कुल भी पसंद नहीं किया। सभी ने क्या किया, इसका विरोध करना शुरू कर दिया, जिससे कि अफगानिस्तान में संघर्ष हो गया। और इस संघर्ष को दबाने के लिए कम्युनिस्ट पार्टी ने क्या किया, सोवियत संघ से मदद मांगी कि भाई सोवियत संघ हेल्प करे। अब सोवियत संघ ने हेल्प करने के लिए क्या किया, अपनी सेना भेज दी। कब, तो 1979 यानी कि 1979 में अपनी सेना भेज दी। अब ये अगर एग्जैक्ट डेट की हम बात करें तो 24 दिसंबर 1979 को अपनी सेना सोवियत संघ ने भेजी थी, कहाँ पे, अफगानिस्तान में, ठीक है। अब अफगानिस्तान में क्योंकि सोवियत सेना है तो इसका विरोध हर जगह से किया गया, ठीक है, क्योंकि ये अफगानिस्तान का अपना आंतरिक मसला था, इसमें सोवियत संघ को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए था। तो इस कारण जितने भी मुस्लिम देश थे सभी ने क्या किया, सोवियत संघ का विरोध करना शुरू कर दिया, ठीक है। अफगानिस्तान के लोगों ने इसका विरोध किया, विशेषकर अमेरिका जैसे देशों की हम बात करें तो उसने विरोध किया, पाकिस्तान ने विरोध किया। अमेरिका जाहिर सी बात है विरोध करेगा ही, क्योंकि उस समय कोल्ड वॉर का भी समय काल था, शीत युद्ध का समय काल था। अगर वहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी ज़्यादा लंबे समय तक चल जाएगा तो जाहिर सी बात है कि कम्युनिस्ट जो विचारधारा है, यानी कि जो साम्यवादी विचारधारा है, वो कहीं ना कहीं आगे बढ़ रहा है। तो अमेरिका ऐसा होते हुए नहीं देख सकता था, तो अमेरिका ने भी इसका भी खंडन करना स्टार्ट कर दिया, इसका विरोध करना स्टार्ट कर दिया। और सोवियत संघ पूरी तरीके से क्या था, यहाँ पे फंस चुका था अफगानिस्तान में, है ना। 10 साल तक यहाँ पे उसकी सेना रही थी। लेकिन अफगानिस्तान जो जितने भी लोगों ने इसका विरोध किया, जितने भी देशों ने विरोध किया, इस विरोध के बावजूद भी सोवियत संघ नहीं रुका। अब अफगानिस्तान के बहुत सारे शहरों पे क्या करना स्टार्ट कर दिया, सोवियत संघ ने कब्जा करना स्टार्ट किया। लेकिन 10 साल तक सोवियत सेना वहाँ पे रही, लेकिन कोई खास फायदा उसको नहीं मिल पाया था। आगे हम बात करेंगे कि भाई किस तरीके से सोवियत सेना को वहाँ से निकाला गया, भगाया। तो दोस्तों जैसे ही सोवियत संघ की सेना की एंट्री होती है अफगानिस्तान में, उसे क्या होता है, वहाँ पे बहुत सारे विद्रोही लोग इकट्ठे हो जाते हैं और वो क्या करते हैं, सोवियत संघ के खिलाफ एक युद्ध का ऐलान करते हैं और इसे एक धार्मिक युद्ध का नाम देते हैं, ठीक है। और जो भी व्यक्ति सोवियत संघ के खिलाफ युद्ध लड़ता है उसको मुजाहिदीन कहा जाता है, ठीक है। मतलब जिहाद का नाम दे दिया, धर्म के नाम पे एक युद्ध की ऐलान कर दी गई, ठीक है। अब सोवियत संघ के खिलाफ जितने भी देश थे, जैसे कि पाकिस्तान है, अमेरिका है, चीन है, सऊदी अरब है, सब ने क्या किया, इन सभी लोगों को समर्थन देना स्टार्ट कर दिया। जो भी सोवियत संघ के खिलाफ जो विद्रोही थे ना, जो मुजाहिदीन थे, उनको हथियार देने स्टार्ट कर दिए, उनको समर्थन देना स्टार्ट कर दिया। और इस तरीके से वहाँ के जो मुजाहिदीन थे उन्होंने सोवियत संघ की सेना का डटकर सामना किया। और इन विद्रोहियों ने क्या किया, गुरिल्ला युद्ध की तकनीक को अपनाया। गुरिल्ला युद्ध होता है छिपकर वार करना, किसी जंगली इलाके में या फिर किसी पहाड़ी इलाके में इस गुरिल्ला युद्ध की तकनीक को अपनाया जाता है, जिसमें क्या होता है, छिपकर अपने दुश्मनों का सफाया किया जाता है। तो क्योंकि अफगानिस्तान एक पहाड़ी इलाका है तो वहाँ पे गुरिल्ला युद्ध की तकनीक को आसानी से अपनाया जा सकता था और इससे बहुत सारे सोवियत। दोस्तों 1985 में क्या होता है, सोवियत संघ में जो कम्युनिस्ट पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी के जो महासचिव बने वो मिखाइल गोर्बाचेव बने। और मिखाइल गोर्बाचेव ने 1989 में एक फैसला लिया, उन्होंने बोला कि अब क्या करेंगे, वो अफगानिस्तान से अपनी सेना को वापस बुलाएंगे, यानी कि सोवियत सेना को वापस बुलाएंगे। और ऐसा कर लिया गया। सोवियत सेना के वापस आने के साथ ही आपको पता होगा कि भाई 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो गया, ठीक है। और विघटन के बाद अफगानिस्तान में गृह युद्ध की शुरुआत हो गई। ये गृह युद्ध की शुरुआत वैसे सोवियत सेना के जाने के साथ ही हो गया था, यानी कि 1989 से लेके 1996 तक कुल मिला के 7 साल तक ये गृह युद्ध चला था, ठीक है। अब ये गृह युद्ध की हम बात करते हैं तो भाई गृह युद्ध के दौरान ही क्या हुआ, जो नजीबुल्लाह की जो सरकार थी, यानी कि कम्युनिस्ट जो सरकार थी, वो तो गिर गई। लेकिन यहाँ पे क्या था कि अलग अलग गुट बन गए और उन्होंने अलग अलग क्षेत्र से अपने शासन को चलाना शुरू कर दिया, जिसमें भाई उत्तरी क्षेत्र से अहमद शाह मसूद ने शासन चलाना शुरू किया। अगर दूसरे क्षेत्र की हम बात करें दक्षिणी भाग की, तो दक्षिणी भाग से तालिबान ने शासन चलाना स्टार्ट कर दिया। लेकिन वहाँ पे तालिबान ज़्यादा पावरफुल था भाई,
तालिबान आपको पता है कि इस समय भी अफगानिस्तान में तालिबान का ही शासन कायम हो चुका है, ठीक है। तो तालिबान एक आतंकवादी संगठन भी वैसे इसको कहा जाता है। तो तालिबान ने क्या किया, एक तरीके से 5 साल में जो गृहयुद्ध हुआ ना, 5 साल के गृहयुद्ध के दौरान पूरे क्षेत्र पे अपना कब्जा कर लिया। मतलब पूरा अफगानिस्तान तालिबान के कंट्रोल में आ गया। तालिबान का जो शासन है 1996 से लेकर 2001 तक चला, लेकिन तालिबान ने शासन को अपने हाथ में तो ले लिया, लेकिन कुछ गलत काम किए। जैसे कि उन्होंने क्या किया, एक तरीके से शरिया कानून को लागू कर दिया, है ना, और अलकायदा को एक तरीके से समर्थन देना स्टार्ट कर दिया। अलकायदा क्या है, देखिए अलकायदा एक आतंकवादी संगठन है और इसका जो हेड था ना ओसामा बिन लादेन था। आपको पता होगा कि 9/11 की जो घटना हुई थी उसका मास्टर माइंड कौन था, ओसामा बिन लादेन ही था, है ना। एक आतंकवादी संगठन का लीडर था, जो कि आतंकवादी संगठन का नाम क्या बताया मैंने, अलकायदा, ठीक है। तो तालिबान ने क्या किया, अलकायदा को सपोर्ट किया, उसका समर्थन किया। लेकिन आपको पता होगा कि भाई ये अलकायदा जो आतंकवादी संगठन है, पहले तो अमेरिका के 2 दूतावास जो नैरोबी कीनिया में था, केनिया, और दार एस सलाम तंजानिया, ये 2 दूतावास पे क्या किया, अलकायदा ने हमला कर दिया, बमबारी कर दी। और इसके अलावा जो 9/11 की जो घटना हुई थी अमेरिका में, उसकी जिम्मेवारी भी किसको दी गई थी, जिम्मेवार किसको ठहराया गया था, अलकायदा को ही ठहराया गया था और तालिबान को ठहराया गया था, क्योंकि तालिबान ही क्या कर रहा था, अलकायदा को समर्थन कर रहा था, सबसे ज़्यादा उसको हथियार वगैरह उपलब्ध करा रहा था, ठीक है। तो अमेरिका ने क्या किया भाई, अब क्योंकि 9/11 का हमला हुआ था तो उसका बदला लेने के लिए उसने क्या किया, ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम चलाया था। और ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम के माध्यम से तालिबान और अलकायदा को बिल्कुल एक तरीके से ख़त्म कर दिया था। अलकायदा को तो बिल्कुल ही जड़ से ख़त्म कर दिया था। तालिबान अभी भी सक्रिय है वहाँ पे, लेकिन तालिबान के सत्ता को भी वहाँ पे हटा दिया था और वहाँ पे अमेरिकी सपोर्ट से एक नई सरकार की स्थापना की गई थी। लेकिन दोस्तों यहाँ पे आपको एक चीज़ बहुत ही गहराई से समझना चाहिए कि जब सोवियत संघ ने क्या किया था, एक तरीके से अपनी सेना को वहाँ पे भेजा था, यानी कि 1979 में जब अपनी सेना को भेजा था, तो उस समय अमेरिका क्या कर रहा था, तालिबान जैसे जो संगठन है और दूसरे जो वहाँ पे विद्रोही थे ना, उनको हथियार प्रोवाइड कराता था, उनको एक तरीके से सपोर्ट किया करता था। लेकिन वही विद्रोही क्या करते हैं, अमेरिका के ऊपर ही उल्टा हमला कर देते हैं, ठीक है ना। तो फिर उनको सफाई करने के लिए अमेरिका को आगे आना पड़ जाता है। तो ये इस बात को दर्शाता है कि यार जितने भी राजनीतिक मतलब जितने भी वैश्विक स्तर पे जो राजनीति होता है वो अपने फ़ायदे के लिए होता है, लेकिन वो फ़ायदा आपके लिए नुकसानदायक भी साबित हो सकता है। सो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने अफगानिस्तान संकट को